तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की, 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के बिहार के चंपारण जिले में हुआ एक किसान विद्रोह था। किसान बेमुश्किल कोई भुगतान किए बिना नील उगाने का विरोध कर रहे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1906 में आयोजित किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित रॉलेट सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। तो चाणक्य आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मगध के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंद शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कौटिल्य का जो वास्तविक जो नाम था वो था चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम था कौटिल्य। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। विष्णुगुप्त को चाणक्य की संज्ञा दी गई है और कौटिल्य की भी संज्ञा दी गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में घुमा फिरा कर नाम में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे विष्णुगुप्त पूछा जाए, कौटिल्य पूछा जाए या चाणक्य पूछा जाए, ये 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगनेस्तीस को सेल्यूकस ने भेजा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अशोक कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अफगान और मराठा के बीच में। पानीपत के पहले युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। यह मुगल साम्राज्य की नींव
रखी गई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी को, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें हेमू की हार हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में लड़ा गया था। उसमें उस समय जो पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो भी युद्ध हैं। अगला प्रश्न देखेगा, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए थे? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए, तो चंपारण आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है कि अशोक का जो बैल स्तंभ है ये रामपुरवा बिहार से प्राप्त हुआ था। सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ अशोक के स्तंभ पर पाए गए हैं। वृक्ष स्तंभ शीर्षवाला रामपुरवा अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों की प्रेरणा मिली थी। टोपरा में अशोक स्तंभ के हृदय का चित्रित चित्रण सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। किसमें मिलता है? टोपरा में अशोक स्तंभ के हिलने का चित्रित सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गंगा और वरुणा के संगम के पास स्थित है और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त प्रशस्ति पाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। कौन थे? वर्धमान महावीर। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ऋषभ देव थे ये पहले जैन तीर्थकर थे, अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे, संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थकर थे, अभिनंदननाथ चौथे जैन तीर्थकर थे, सुमतिनाथ पांचवें जैन तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम। जैन धर्म के अनुसार 14 पुरवा थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? बिहार। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुबनी में हुआ था और कौशल राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध ने इच्छाओं और तृष्णाओं को प्यास को तन्हा बताया था। गौतम बुद्ध ने 35 आयु में आत्मज्ञानी प्राप्त किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था और इसकी पुष्टि अशोक के शिलालेख से होती है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी चन्ना थे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र वचन सूक्त, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रचार किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अगर हम बात करें उदयन की, तो उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। ठीक है, उदयन वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी।
पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में उदाइन ने स्थापित किया था। पाटलिपुत्र के प्रशासक के विषय में इंडिका स्त्रोत उल्लेख है। उदयन सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 द्वार थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? राजा राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। दूसरी बात, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का गठन कब किया गया था? 1828 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। 1909 में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि जो हिंद स्वराज है ये किस भाषा में रची गई है, तो हिंद स्वराज जो है ये गुजराती भाषा में रची गई है। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुई थी। बंगाल का विभाजन 1911 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है ना, अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? अल बिरूनी के द्वारा। तो देखिए, अल बिरूनी को किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा गया है। किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी भारत में सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इसकी राजधानी आधुनिक बिहार में सासाराम में थी। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। फरीद ने बाद में शेरशाह सूरी बने। उन्होंने जौनपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम बात करें मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में मौर्य नगर के प्रशासन का विवरण दिया है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 65 द्वार थे। भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखने वाले मेगस्थनीज मूल रूप से यूनान के थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
मैगजीन्स की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख है। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक मैगजीन्स के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल थे। इसमें देखिए पाल वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर नगर में स्थित था, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। अगर हम बात करें शशांक की, तो राजा शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काटा था। वे पूर्वी बंगाल क्षेत्र के शासक थे। शशांक इस एकीकृत क्षेत्र के पहले राजा थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उनके क्षेत्र को गौंड साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। बोध गया और बोधि वृक्ष के लिए अशोक की पहली धम्म यात्रा का वर्णन महाशिलालेख 8 में है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? चीनी यात्री फायान जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था। फायान की अगर हम बात करें तो फायान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की। भारत के लिए फायान का मिशन बौद्ध संस्थानों का दौरा करें और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियां एकत्र करना था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाले हेन स्वांग चीनी तीर्थयात्री थे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीनी यात्री का हियन ने राजस्थान में भीनमाल की यात्रा की। इत सिंह की अगर हम बात करें तो इत सिंह एक चीनी यात्री था जो 3 साल तक ताम्रलिपि में रहा और संस्कृत सीखी। भारत की यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया और उस समय पाटलिपुत्र में यह स्थित था, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक प्रश्न है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। नालंदा एक बौद्ध मठ था जो मगध राज्य में स्थित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसे 3 बार नष्ट किया गया लेकिन 2 बार फिर से बनाया गया था। तीसरी बार इसे बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में नष्ट किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता था कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह, यह आपको ध्यान में रखना है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जब वे 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किया था। फणींद्रनाथ घोष सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में इन्होंने भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है ना, ये विषाणु के द्वारा होता है। HIV एक विषाणु के कारण होता है। यह यौन संपर्क, अवैध इंजेक्शन, औषधि के उपयोग या सुइयों को साझा करने, संक्रमित रक्त के संपर्क में आने या गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे तक फैल सकता है। एड्स सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग द्वारा नहीं फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का क्या होता है फुल फॉर्म? इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो है ना, ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। एक हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसके उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा या दूध की शुद्धता से होता है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता मापी का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापन में
किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब के लिए एसआई प्रणाली की जो मूल इकाई होती है उसको पास्कल कहते हैं, जो N/m² एक यूनिट प्रति वर्ग मीटर, जहां न्यूटन केजी m/s² होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।